पता जी गोयल का काफ़ी दोस्त पूछ रहे थे कि कोई नूर इंडस्ट्रीज लिमिटेड इसका बता दे तो चले इसका देख लेते हैं क्या क्या सीन है। लास्ट 5 साल में तकरीबन ये चल रहा था नॉर्मली 8-9 के आसपास। उसके बाद यहाँ पे लास्ट 6 माह में इसने जंप लिया और जंप में 15 से ये लेके 60 को टच करके 74 को अब ये वापस आया है तकरीबन 40 पे। और देख लेते हैं इसमें जस्ट पंप एंड डंप हुआ है या फिर फर्दर कोई और एलिमेंट्स भी थे जो फाइनेंशियल्स में इंक्लूड हुए हैं और जिसका इम्पैक्ट हमें नहीं अभी तक समझ आया है। 52 वीक में यानी तकरीबन 1 साल में पिछले से 75 पे गया है, तो 10 टाइम्स राउंड अबाउट ये क्या है ऊपर और फिर वापस भी आ रहा है। अब मजीद कितना आएगा तो इसका भी आइडिया कर लेते हैं। अच्छा, कंपनी की प्रोफाइल में देख लेते हैं कि कोई न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड 1913 पुराना जो कंपनी लॉ था, पुराने से भी बल्कि पुराना उसमें बनी थी। और इनका जो मेन एक्टिविटी थी वो मैन्युफैक्चर और सेल यार्न की थी, लेकिन बाद में ये क्लोज हो गई। फैक्ट्री की बिल्डिंग अभी जो है वो लीज्ड आउट है दूसरे यूनिट्स को, लेकिन कंपनी फिलहाल बंद है। फैक्ट्री की मशीनरी वगैरह ये बेच चुके हैं। कहाँ बेची है वो बाद में देख लें। ऑडिटर्स इनके देख लें, मेरे लिए अनएक्सेप्टेबल है। आ, आप लोग देख लेंगे अगर आपको समझ आती है क्यों अनएक्सेप्टेबल है। ये लास्ट एक लाइव सेशन में मैंने एक्सप्लेन किया था, आई थिंक वहाँ पे आप जाके देख लेंगे। सेकंड, फ्री फ्लोट पे आ जाते हैं जी। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, इसमें से इतने मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं, तो ये तकरीबन 55% के मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं। फ्री फ्लोट पे हम देख लेंगे 55% इसका फ्री फ्लोट है। तो इसके बाद आगे चलते हैं जी। आगे चल के पे प्रॉफिट्स भी देख लेते हैं टुडे। प्रॉफिट इसका 1 रुपया, 1 रुपया, 1 रुपया 28 पैसे, 25 में 2 रुपये 49 पैसे। क्यों थोड़ा सा डबल हुआ, डबल होने की वजूहत भी देखते हैं और फिर बाकी चीज़ें भी आके इसमें देखेंगे फाइनेंशियल्स में। अच्छा, अब इसकी पे आउट की देख लें। 7 में बोनस, 7 में फिर बोनस, फिर 20 में जाके कोई इसने दिया। जो बुल रन चल रहा था, आई थिंक हाँ बुल रन चल रहा था, 7.5 पैसे 75 पैसे इसने दिया डिविडेंड। फिर इस दफ़ा अगेन दूसरे बुल रन में जाकर 75 पैसे डिविडेंड दिया। अब ये कंटिन्यू कर पाएगा नहीं कर पाएगा उसको देखते हैं फाइनेंशियल्स में। अच्छा, फाइनेंशियल में जाने से पहले एक और चीज़ आपको दिखा दूं कि इसके शेयर होल्डिंग का पैटर्न, शेयर होल्डिंग का पैटर्न इसका ये है कि मेजॉरिटी शेयर्स जो हैं वो तकरीबन यहाँ तक 20-20 हज़ार हैं लोगों के पास। 25-25 हज़ार वाले बहुत तमाम हैं जिनके पास 20 हज़ार 25 हज़ार शेयर्स पड़े हैं। अच्छा, अब आगे अगर हम देखते जाएं तो कोई 1-2 बंदों पे आ जाती है बात जिनके पास कोई 1 लाखों के हिसाब से पड़े हैं, यानी यहाँ तक तकरीबन 95 हज़ार से लाख जिनसे ऊपर पड़े हैं वो बहुत कम बंदे हैं। ये बंदे हैं जिनसे पास तकरीबन लाख से ऊपर हैं और 1 मिलियन से नीचे नीचे शेयर्स पड़े हैं। ये लोग हैं टोटल। तो अगर मैं गिनूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 बंदे वो हैं जिनके पास 1 लाख से ऊपर हैं लेकिन 10 लाख से कम शेयर हैं। उसके बाद इसमें आ जाता है ये 5 बंदे 4 बंदे बल्कि इनके पास 1 मिलियन से ऊपर है और बाकियों से कम है, उससे 10 मिलियन से कम है। तो ये टोटल 30 मिलियन का इसका शेयर होल्डिंग का पैटर्न है। अगर मैं यहाँ पे जाके देखूँ कि वेबसाइट पे कितना आ रहा है तो यही 30 मिलियन का आ रहा है। अच्छा, ये 30 मिलियन का मैं कॉपी कर लेता हूँ अपने पास अपनी वर्किंग बनाने के लिए, कैलकुलेशन के लिए। यहाँ पे ये टोटल शेयर्स आ गए मेरे पास, ठीक हो गया। अब चलते हैं इसके और पैटर्न पे कि कोई इंडस्ट्री कोई इंस्टीट्यूशन उनके पास कितने के। तो यहाँ पे ये जी डेफिनेटली कंपनी जो है फैमिली बिजनेस है। नसीम सहगल साहब इनके पास 5 मिलियन के शेयर्स हैं। कुछ उमर फारूक के पास हैं, कुछ थोड़ी सी नॉमिनल सी अमाउंट है। आफ्ताब अहमद के पास हैं, नॉमिनल नॉमिनल सी अमाउंट्स हैं। नीचे वालों के पास 2,000 2,500 शेयर्स नॉर्मली जो आपको डायरेक्टर बनने के लिए क्वालिफाई करने होते हैं। वो एक मेंबर होना ज़रूरी है, मेंबर एक शेयर से भी बन जाता है, लेकिन कंपनी 2500-3000 के करीब कहती है कि बाई कर लो। अच्छा, उसके बाद मेन शेयर होल्डिंग ऑफ 5% और मोर, जिनके पास 5% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग है उसमें है बीर हारून सेगल, ई एफ जी हर्म्स, ये एक और कंपनी है पाकिस्तान में। पहले इनकी एक आई थिंक सिस्टर कंसर्न था, उनके पास है। नसीम सेगल के पास है लियाकत अली, और इनके पास सारे के सारे जो शेयर्स हैं वो सीडीसी के। ये मेन ट्रेडिंग स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद इंस्टीट्यूशन वाइज अगर मैं देखें कैटेगरीज ऑफ शेयर होल्डर्स, तो ये कुछ मुदार
मुदारबा के पास कुल नॉमिनल से शेयर्स हैं, इंश्योरेंस कंपनी के पास कुल 4000 शेयर्स पड़े हैं, ना होने के बराबर हैं, बैंकिंग कंपनी कुछ थोड़े से शेयर्स हैं, एसोसिएटेड कंपनी में भी 35,000 शेयर्स हैं, ना होने के बराबर हैं, और ये 5 मिलियन डायरेक्टर्स और उनके पास इन 8 बंदों के पास तकरीबन 5.6 है। बाकी फॉरेन कंपनीज कुछ एक आदि वो जो पहले डिस्कस की थी, कुछ जो थोड़े से शेयर्स उनके पास हैं। तो ये टोटल इसका पार्ट ऑफ शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर है। चलिए आगे इसकी फाइनेंशियल्स में चलते हैं, उसमें देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें। ये 30 सितंबर के फाइनेंशियल्स हैं। अगेन मेन फैमिली बिजनेस है, तो वही लोगों की उन्हीं की इंफॉर्मेशन आ रही है यहाँ पे। बाकी HR की कमेटी की हैं, ऑडिट कमेटी की हैं, इंडियन उनका मेंशन है। अच्छा, इसमें डायरेक्टर्स की रिपोर्ट में कुछ चीज़ें अहम थी। एक तो ये था कि कंपनी का पीरियड जो है, फॉर द पीरियड इसने 2.1 मिलियन का प्रॉफिट कमाया है एज कम्पेयर टू 2.1 मिलियन इन corresponding last period. During the period, the company earned profit 53.683 million as compared to profit of 16 million with an EPS of rupees 1.77 comparison to 0.54 in corresponding last period. अच्छा, ये जो this said increase is due to प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट वैल्यू, यानी जो उसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी उसमें जो इंक्रीज आया उसकी वजह से ये इंक्रीज है, और इसमें कोई ख़ास कंपनी ने कोई बिजनेस नहीं किया। अच्छा, फ्यूचर का भी वो कह रहे हैं कि हमारा एक मेन किराएदार था वो चला गया है, तो अभी ये कंपनी जो है फ्यूचर में इस तरह की अर्निंग नहीं आएंगी जो अभी इसने शो की। और इसके बाद इस पे आ जाते हैं जी। अगेन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की डिटेल है, 6 मेल हैं, 1 फीमेल है, और ये उनकी कंपोजिशन है। आगे इस पे आ जाते हैं आप टोटल इक्विटी पे। टोटल इक्विटी इसकी हम लेंगे, ये क्यों ले रहे हैं हम, अगर लेट्स सपोज कोई दुकान भी खरीदने जाते हैं ना, तो उसमें देखते हैं कितने का माल, तो ये अमाउंट शो कर रही है कि असल में माल जो ऑनर से रिलेटेड है वो कितने का। हम ये वाली अमाउंट लेंगे अपनी कैलकुलेशन के लिए, तो ये अमाउंट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। अच्छा जी, ये मैंने टोटल इक्विटी की अमाउंट यहाँ से ले ली। अब अगर मैं इसको बुक वैल्यू पे डिवाइड कर पर शेयर पे डिवाइड करूँ कि यार ये सारी अमाउंट थी जितने का सौदा पड़ा था, अब इतने बंदों का ये हर शेयर होल्डर का है हिस्सा इसमें, तो एक शेयर होल्डर को कितने मिलेंगे अगर ये आज के दिन सारे का सारा बिक जाए, कंपनी बिके, तो ये 38 रुपीज़ मिलेंगे जी एक बंदे को। और डेफिनेटली अगर टुकड़े करके बेचेंगे तो पूरे की पूरी अमाउंट नहीं मिलेगी, को राउंड अबाउट 70% के करीब कह सकते हैं कि यार मिलेगी इस कंपनी में। तो ये तकरीबन 26 के राउंड अबाउट होनी चाहिए अगर हम इसको फोर्स करके सेल करें कंपनी को और आवाम को पैसा मिले तो। अच्छा ठीक है जी। अब ये तो इसकी बुक वैल्यू आ गई, उसकी बेसिस पे जो इसके एसेट्स वगैरह हैं, जो चीज़ें इसके नेम पे हैं। एक वैल्यू मेरे पास ये आ गई, इसको कह सकते हैं कि यार कंपैरिजन में मैं इसको कंसिडर कर सकता हूँ कि अभी कितने की चल रही है, कितने पे होनी चाहिए और मैं कितने पे पाएगा। अच्छा, अब एक और वैल्यू ले लेते हैं अर्निंग की बेसिस पे। अर्निंग्स इसकी कंपनी की जो है वो आई है लास्ट क्वार्टर की 1.77 1.77। सो अगर मैं इसकी क्वार्टर की अर्निंग्स हैं और मैं अगर इसकी एनुअल लूँ तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 4 से, और अगर मैं फ्यूचर में कोई भी मार्केट में आ रहा हूँ तो 10% तो मुझे बैंक दे रहा है। मैं इसमें अगर इन्वेस्ट करना हूँ तो एक रिस्क ले रहा हूँ मार्केट में प्राइस नीचे डालने की। बाकी भी डेफिनेटली रिस्क है कि यार कंपनी परफॉर्म करे ना करे, फ्यूचर में अर्निंग्स आए ना आए। मैं उस रिस्क की वजह से एक्स्ट्रा अपनी एक्सपेक्ट करूँगा कि 10% मुझे ये कम अज़ कम 10% एक्स्ट्रा दे। सो 10 मुझे बैंक दे रहा है, 10 ये कंपनी मुझे एक्स्ट्रा देगी, तो तब मैं इसमें इन्वेस्ट करूँगा, वरना मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं करूँगा जो नॉर्मली मार्केट में एक्सपेक्टेड रिटर्न चल रहा है। सो अगर मैं इसको 20% एक्सपेक्टेड रिटर्न पे लूँ कि यार 20% एक्सपेक्टेड रिटर्न पे इसकी क्या प्राइस होनी चाहिए, तो वो तकरीबन बन रही है 35 रुपीज़ के राउंड अबाउट। ये अब इसमें एक ट्रिक है, नॉर्मली अगर कंपनी चल रही हो ना तो वो ठीक है, इस पे इसके राउंड अबाउट आपको समझ आती है कि यार ठीक है आप फ्यूचर में भी अर्न करेंगे और कंपनी कॉन्स्टेंटली यही अर्न करेगी तो राउंड अबाउट 20% मुझे मिलता रहेगा। लेकिन इस कंपनी के केस में थोड़ा सा डिफरेंट है। और डिफरेंट कैसे है कि इस कंपनी ने कहा, यहाँ पे बता दिया है कि ठीक है जी, हमारा अभी तो प्रॉफिट आया है लेकिन कंपनी के कमिंग क्वार्टर्स में इनकम रिड्यूस हो, उसने बता दिया है। तो अब अगर मैं मुझे कोई कहे कि 35 पे आप लो
तो मैं नहीं लूँगा कि फ्यूचर में कोई नया किराएदार आएगा, उसको रेंट पे देंगे तो फिर ये उसको मिलेगी। अभी इसकी बेसिस पे मैं नहीं लूँगा। अच्छा, एक और चीज़ जो थी यहाँ पे, अब फाइनेंशियल्स में देख लें। फाइनेंशियल्स में लायबिलिटी साइड पे कोई ख़ास मेजर चीज़ मुझे नज़र नहीं आई। और दूसरा इसकी एसेट साइड पे, हाँ, एसेट्स इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इन्होंने क्लासिफाई की हुई है कि हाँ, ये कुछ प्रॉपर्टी है, ये फॉर सेल है, तो इसलिए उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्लासिफाई किया हुआ है। जब बिकेगी तो डेफिनेटली फिर उसमें से अमाउंट आएगी वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और दूसरी चीज़ हम डिस्कस करते थे कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, यहाँ पे इसका 50 मिलियन का इंक्रीज़ आया शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। तो अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज़ आया तो मे बी फ्यूचर में जाके कुछ इनकम इम्प्रूव हो। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप एक्सपेंसेस तो ले लेंगे यार, अगर आपको पता चले कि फ्यूचर में है तो आप अभी ले लें, लेकिन इनकम आपने नहीं लेनी। तो इस वजह से मैं इसका इम्पैक्ट अभी नहीं कंसिडर करूँगा। लाइकवाइज इसके नीचे जाएंगे जब हम, तो यहाँ पे इसकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, ये कम हुई है। तो मीन्स इसने अपने कुछ एसेट बेच के अमाउंट अपने पास रिकवर की है। उस अमाउंट का क्या किया वो फिर बाद में देख लेते हैं कि कहाँ पे आ रही है और कैश फ्लो में कहाँ जा रही है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस में लाइकवाइज जाएँ तो रेंट पे जो इनकम है वो सेम है। अदर इनकम में उसने बता दिया कि म्यूचुअल फंड्स और बाकी जगहों से जो गेन हुआ है उसकी वजह से ये जंप आया है। बाकी मेरी अपनी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। उसने खुला क्लियर तरीके से बताया हुआ है फाइनेंशियल। और इसके बाद अब अगर हम नीचे जाएँ तो यहाँ पे कैश फ्लो में जब हम जाते हैं तो लास्ट ईयर इसके बजाय इसके के ऑपरेशन से कुछ कैश जनरेट होता, उसमें कैश यूज़ हुआ है। इस दफ़ा कैश जनरेट हुआ है, लेकिन जनरेट कैसे हुआ है? 4 मिलियन का, 43 लाख रुपए का। और वो जनरेट भी ऐसे हुआ है कि 11 मिलियन इन्होंने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो सेल की थी, जो अभी डिस्कस की है, वो रियलाइज़ हुई है, तो उसकी बेसिस पे ये रिकवर हुआ है और उसकी वजह से ये कैश पॉजिटिव आ रहा है, वरना इसमें कुछ पॉजिटिव नहीं है। अच्छा, नीचे जाएँगे तो फिर अगेन उन्होंने बताया है कि ये लिस्टेड कंपनी है, मैन्युफैक्चर और सेल अर्न करने के लिए बनी थी। ऑपरेशन क्लोज डाउन हो गए 2007 से, इम्पोर्टेंट। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने यूनानिमसली डिसाइड किया कि कंपनी बंद होनी चाहिए थी, लॉसेस थे। और उसके बाद फैक्ट्री की जो बिल्डिंग है वो हमने किराए पे दी हुई है और उससे हमें इनकम आ रही है। और इनकम के बाद मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में इन्होंने चेंज करके उसको यूज़ किया है कि अलाउ कर रहे हैं हमें। अच्छा, एक और चीज़ जो इसमें बेसिस फॉर प्रिपरेशन है नॉर्मली कि है, हमने जो अकाउंट्स बनाए हैं ये इस चीज़ को देख के बनाए हैं कि हम फ्यूचर में कंटिन्यू करेंगे इस बिज़नेस को, हम सेल सेल नहीं कर रहे। सो अकाउंट्स ये कंप्लीट पिक्चर है। अभी इस सूरत हाल में एक वापस मैं इस शीट पे आऊँगा। अगर मैं यहाँ पे EPS 1.77 लूँ तो मैं ज़्यादती करूँगा, क्योंकि कंपनी खुद कह रही है कि इतने की EPS नहीं है। अभी अगर मैं अपनी वैल्यूएशन करने के लिए EPS पे जाऊँ तो मैं ये EPS की बजाय पिछले क्वार्टर की लूँगा। लास्ट क्वार्टर की क्या थी, बजाय इसके कि मैं इस क्वार्टर की गलत लेके उसको प्रोजेक्ट करूं और गलत डिसीजन मेकिंग करूं। सो लास्ट क्वार्टर की मैं यहाँ से चेक कर लेता हूँ, 31 पैसे के करीब, और ये मेरे लिए सेफ भी है और साउंड भी है, रिस्की कम है। हायर साइड पे जाके लेंगे तो चले, मैं अगर 31 पैसे की ये लेता हूँ तो ये बनेगी तकरीबन, जो एनुअली अर्न करेगी वो 1 रुपया 24 है। और 1 रुपये 24 की बेसिस पे 6-7 रुपये इसकी वैल्यू होनी चाहिए थी, और इतनी ही थी कुछ साल एक पहले। 8-9-10 पे चल रही थी, इससे ज़्यादा की हुई है कंपनी है भी नहीं। और इसके राउंड अबाउट चल रही थी। फिर एक आधी दफ़ा डिविडेंड दे देते हैं। जब बिजनेसेस हों, फैमिली बिजनेसेस हों, तो फिर डेफिनेटली आप फिगर्स पे इतना रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि मेजॉरिटी हर सारे स्टाफ ही आपका अपना बैठा हुआ है। मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स का रिस्क होता है। सो मेरे हिसाब से तो ये कंपनी 10-12 में मिले तो ठीक है, लेकिन अभी डेफिनेटली आई थिंक 30-35 पे चल रही है। ये चल रही है 38 पे, और ऑलरेडी ये डंप कर चुकी है पहले माल काफ़ी। सो क्लियर केस ऑफ पंप एंड डंप आप देख सकते हैं, 75 पे गई और 75 से अब 38 पे, और 38 से अब डेफिनेटली थोड़ा टाइम लगेगा। विद पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हो जाएंगी। उसमें एक क्वार्टर लग सकता है और एक हाफ ईयर भी लग सकता है डेफिनेटली। अब देखें अक्टूबर क्वार्टर के बाद उसने ये किया है, पंप डंप हुआ है एक क्वार्टर में। सो अब देखें नेक्स्ट पंप डंप किस में चलता है, लेकिन इसमें तो ये क्लियर केस पंप डंप है। चलें जी, बाकी किसी को कोई क्वेश्चन हुआ तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।